Good morning students. As you know, in the previous lecture we have discussed about the kingdom Plantia and kingdom Animalia. Important characteristics किए थे इन दोनों kingdom के. In the today lecture we are going to discuss about virus, viroids and lichens. जो वायरस है उसको विटाकर ने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी उसमें कहीं भी कोई प्लेस नहीं दिया था, बिकॉज जितने भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम अभी तक बने हैं उनमें कहीं भी वायरस को सही प्लेस नहीं मिल पाया है, क्योंकि वायरस ना तो लिविंग एंटिटी है ना ही लिविंग, ये बॉर्डर लाइन पर है. कभी ये लिविंग की तरह बिहेव करता है, कभी ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है. इसलिए अभी तक इसको किसी भी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन या किसी भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम में किसी भी किंगडम में कोई प्लेस नहीं मिला है. हम आज भी इसको एक अलग जो है वो टॉपिक के फॉर्म में स्टडी करते हैं. किसी किंगडम में ये नहीं आता है, किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहीं भी इसको प्लेस नहीं मिला है. सो कई बार क्वेश्चन आता है कि वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन में प्लेस क्यों नहीं मिला है, क्योंकि ये ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो ये लिविंग बिहेव करता है. जब ये बाहर एक्सटर्नल एबायोटिक या नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में होता है तो ये नॉन लिविंग एंटिटी बिहेव करता है. दैट्स वाई वायरस डिड नॉट गेट एनी प्लेस इन द एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार आता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक लिखिए जो वायरस में लिविंग के हैं और जो वायरस में नॉन लिविंग के हैं. इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वायरस इज़ कॉल्ड एज अ बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो पहले हम नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक करते हैं. वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसकी सेल के जो प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनली जो होने चाहिए एक सेल के अंदर, वो सारे ऑर्गेनलीज इसके अंदर नहीं होते हैं. ये नॉन सेलुलर है, प्रॉपर सेल नहीं है. ना तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना ये यूकैरियोटिक सेल है. नेक्स्ट, जो वायरस है उसको हम एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह या नॉन लिविंग एंटिटी की तरह क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. इसके क्रिस्टल बना सकते हैं, इसकी क्रिस्टलाइजेशन करके इसको आइसोलेट कर सकते हैं. नॉन लिविंग जो लिविंग है उनके क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं. नेक्स्ट है नॉन लिविंग. जो वायरस जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव करता है. जब हम इसको सॉइल में किसी सॉलिड सरफेस पे देखते हैं तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग होता है. इसमें कोई भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता. ना ये ग्रो करता है, ना रिप्रोडक्शन करता है, ना डाइजेशन, ना कोई खाना खाता है, ना रेस्पिरेशन करता है. सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एबायोटिक इन्वायरमेंट में ये नॉन लिविंग बिहेव करता है. तो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस विच शो दैट इट इज़ अ नॉन लिविंग एंटिटी. अब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और इसकी जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर जो है वो एक प्रोटीन का कोट होता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटीनिशियस एंटिटी, कि जिसके पास जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन का कोट है. जेनेटिक मटेरियल इसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. तो ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट है वायरस जो है जब किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही बिहेव करने लगता है. ये रिप्रोडक्शन करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है. जो होस्ट है उसकी मशीनरी को यूज़ करके अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने एंजाइम्स बनाता है, अपने डीएनए की नई कॉपीज़ बनाता है, प्रोटीन की नई कॉपीज़ बनाता है. तो लिविंग सेल के अंदर जाके ये रिप्रोडक्शन भी करता है और साथ में लिविंग सेल की मशीनरी को यूज़ करके एक लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव करता है. तो ये इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के या लिविंग होने के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, या वायरस को लिविंग भी कहा जाता है, नॉन लिविंग भी कहा जाता है. जस्टिफाई इट. देन नेक्स्ट है जो वायरस है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है, उसका नाम किसने डिस्कवर किया या इसकी आइसोलेशन की किसने की, ये हिस्ट्री हम पढ़ेंगे. जो नेम है वायरस का वो दिया पास्चर ने. इवांस्की साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज़ किया था, पहचाना था फ्रॉम द टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट में एक डिजीज़ होती है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, जिसमें टोबैको के पत्तों में पैचेस पड़ जाते हैं ब्राउन कलर के. तो इवांस्की ने सबसे पहले ये पहचाना था कि जो टोबैको है उसमें जो मोज़ाइक डिजीज़ हो रही है दैट इज़ ड्यू टू सम पॉइजनस फ्लूइड और दैट इज़ ड्यू टू सम माइक्रोब्स. लेकिन वो उसका नाम नहीं रख पाया था, अभी वो उसको आइसोलेट नहीं कर पाया था. सिर्फ उसने उसकी पहचान की थी कि किसी माइक्रोब्स की वजह से जो है वो मोज़ाइक डिजीज़ हो रही है टोबैको में. उसके बाद जो वेजनिक साइंटिस्ट था M.W. वेजनिक, उसने सबसे पहले जो है डेमोस्ट्रेट किया कि जो प्लांट्स में वो इन्फेक्शस डिजीज़ हो रही है, टोबैको के प्लांट में जो डिजीज़ हो रही है दैट इज़ ड्यू टू द वायरस. उसने सबसे पहले जो वायरस को एक्सट्रैक्ट किया था. देन उसने नाम दिया, जो उसने एक्सट्रैक्ट किया फ्लूइड उसको नाम दिया कॉन्टागिम बिबम फ्लूडिम, कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड मुझे टोबैको के पत्तों से मिला है
और वो टोबैको के पत्तों में डिजीज़ कॉज कर रहा है। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट आया WM स्टानले, उसने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज़ किया, उसके क्रिस्टल बनाए। देन नेक्स्ट है जो वायरस हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वो कंपल्सरी पैरासाइट हैं। जिस होस्ट सेल के अंदर वो रहेंगे उसी के ऊपर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करेंगे, वो उस होस्ट सेल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। वो बाहर अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चले गए तो वो नॉन लिविंग बन जाएंगे। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर जाते ही वो इनएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है वायरस जो हैं उनके पास जो एक वायरस के सेल में दो ही चीज़ें होती हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल एंड सेकंड थिंग उनके पास होती है प्रोटीन। सो वायरस में दो ही चीज़ें होती हैं उसकी बॉडी में, दैट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड। अब जो जेनेटिक मटेरियल पहले उसकी बात करें तो प्रोटीन कोड जो है वो इसकी एक्सटर्नल कवरिंग है और जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी वजह से ये इन्फेक्शन करता है। जो इन्फेक्शियस पार्ट है वायरस की बॉडी का दैट इज़ इट्स जेनेटिक मटेरियल। अब जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरस उनमें जेनेटिक मटेरियल हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, लेकिन जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी RNA हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। सो ये डिफरेंस है एक प्लांट और एनिमल वायरस में। नेक्स्ट है कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं दैट आर नोन एज अ बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियो एंड फाजेस दो टर्म से मिला के बना है। बैक्टीरिया एंड फाजेस का मीनिंग है वायरस। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, वो हमेशा वायरस जो हैं उनके अंदर जेनेटिक मटीरियल DNA डबल स्टैंडर्ड ही होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA ही उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। अब आपके सिलेबस में जो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है जो बैक्टीरियोफाज की तरह बिहेव करता है वो है दैट इज़ अ बैक्टीरियोफाज T4, उसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सिलेबस में है आपके वायरस दैट इज़ अ TMV वायरस, टोबैको मोज़ोइक वायरस, जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो उसकी डिटेल देख लेते हैं। जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला ये वायरस है उसके जो बाहर की कवरिंग होती है ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अ कैप्सिड, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है वो इसमें क्वाइल्ड होता है। अगर डायग्राम से इसको देखें, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ TMV वायरस, जिसमें आप देख रहे हैं इसका डायमीटर 180 आर्मस्ट्रांग होता है। देन इसके अंदर जो RNA का जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है दैट इज़ इन द क्वाइल्ड फॉर्म, जैसे कि फर्स्ट वाली डायग्राम में दिखा रखा है। जो बाहर प्रोटीन कोट है दैट इज़ आल्सो हेलिकली क्वाइल्ड, वो भी हेलिकली क्वाइल्ड होता है। जैसे एक स्प्रिंग होता है उसकी तरह बहुत सारी जो कैप्सोमियर्स हैं वो RNA के साथ अटैच होती जाती हैं, और RNA जैसे जैसे क्वाइल होता जाता है कैप्सोमियर यूनिट भी क्वाइल्ड होती जाती हैं, और सेंटर में जो कोर रहती है उसकी वो होलो रहती है, और इसका जो टोटल जो डायमीटर बनता है वो 180 आर्मस्ट्रांग बनता है। सो आप कैप्सोमियर्स देख रहे हैं, कैप्सोमियर्स आर स्मॉल प्रोटीन यूनिट्स जो RNA के चारों ओर जो है वो अटैच होती हैं। जैसे जैसे RNA स्प्रिंग की तरह क्वाइल करता जाता है कैप्सोमियर्स भी क्वाइल करते जाते हैं, और इस तरह से एक TMV वायरस का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इलोंगेटेड या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, वो तैयार होता है, और साथ में ये हेलिकल क्वाइल्ड होता है। Its structure is rod shape or cylindrical and helically coiled. Its structure is coiled because its RNA is coiled. RNA coiled है तो उसके साथ जो अटैच कैप्सिड हैं या कैप्सोमियर्स हैं वो भी इसके साथ साथ coil होते रहते हैं, और एक coiled वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ TMV वायरस। TMV वायरस की थ्योरेटिकली अगर कुछ एक डाटा इसका देखें स्ट्रक्चर का, तो ये रॉड शेप और हेलिकल वायरस है, सिंपल वायरस है ये। इसमें RNA सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो एनवेल्प होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। लेंथ इसकी जो है वो 3000 आर्मस्ट्रांग है, और इसका डायमीटर हम पहले पढ़ चुके हैं 180 आर्मस्ट्रांग है। जो प्रोटीन कोट है उसको कैप्सिड कहा जाता है, और जो कैप्सिड है वो कैप्सोमियर से मिलके बना होता है, और टोटल कैप्सोमियर जो इसमें होते हैं ये नंबर आपने याद रखना है 2130 सब यूनिट्स, 2130 कैप्सोमियर्स मिलके पूरी की पूरी कैप्सिड बनाते हैं। और जो 3 टर्न होती हैं, एवरी 3 टर्न इज़ मेड अप ऑफ 49 कैप्सोमियर्स, तो इसमें 3 का एक सेट है, 3 टर्न में जो 49 कैप्सोमियर्स आते हैं। जो RNA है इसके अंदर वो 80 आर्मस्ट्रांग का होता है, 80 आर्मस्ट्रांग उसका डायमीटर होता है। जो RNA हेलिक्स है, RNA क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड जो स्प्रिंग है RNA का उसकी जो डायमीटर बनता है दैट इज़ 80 आर्मस्ट्रांग। द नेक्स्ट है जो इसके कोर होती है सेंटर की, RNA है, RNA के चारों ओर कैप्सोमियर्स अटैच हैं, लेकिन सेंटर में जो है वो ये खाली होता है, जैसे स्प्रिंग सेंटर में खाली होता है तो कोर इसकी खाली होती है। और जो इसमें कैप्सोमियर्स होते हैं, जो प्रोटीन
के बने हुए हैं दैट आर ऑफ ग्रेप शेप। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं वो ग्रेप शेप के होते हैं, ग्रेप्स की तरह का होते हैं, और हर एक कैप्सोमेर जो है वो 158 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। इसमें जो आरएनए है उसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड 7300 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका 2500 डाल्टन होता है आरएनए का। ये आरएनए की बात करें, पहले हमने कैप्सोमेर्स की बात की कि कैप्सोमेर की शेप ग्रेप शेप होती है। कैप्सोमेर जो हैं वो 2130 टोटल कैप्सोमेर्स होते हैं जो पूरा कैप्सिड बनाते हैं। एक कैप्सोमेर 158 अमीनो एसिड से बना होता है। और जब सिंगल स्टैंडर्ड की आरएनए की बात करें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की लेंथ जो है दैट इज़ लिटिल मोर इन लेंथ, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो कैप्सिड है, जो इसका प्रोटीन कोड बनता है, उससे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये थोड़ा बाहर निकला रहता है। हमेशा इसका एक सिरा जो है वो स्प्रिंग कॉइल्ड फॉर्म में एक सिरे से ये बाहर निकला रहता है। आरएनए में 7300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और टोटल वेट उनका 2500 डाल्टन होता है। तो ये कुछ एक टीएमबी वायरस के बारे में या टीएमबी वायरस की स्ट्रक्चर की डिटेल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको टीएमबी वायरस के ऊपर अगर नोट आता है तो आपको ये चीज़ें लिखनी होती हैं। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट वायरस हम करने जा रहे हैं दैट इज़ अ बैक्टीरियोफाज, T4 बैक्टीरियोफाज। जो ये आप बी डायग्राम देख रहे हैं आपके सिलेबस में, इसका स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ T4 बैक्टीरियोफाज। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो हेड, कॉलर, शीट और टेल फाइबर, ये इसके स्ट्रक्चर में 3 या 4 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सो इस डायग्राम से अगर देखें तो ज़्यादा क्लियर हो रहा है। इसका जो हेड है वो रोम्बाइडल या क्यूबाइडल शेप में होता है। हेड के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हेड की जो ब्रेड्थ है या फिर इसका जो डायमीटर है वो 650 आर्मस्ट्रांग है और इसकी जो लेंथ है हेड की वो 1000 आर्मस्ट्रांग है। द नेक्स्ट है, फिर इसकी कॉलर है। कॉलर के पास विस्कर्स होते हैं, एक तरह की यू कैन से दैट कि पिंस लाइक होती हैं जो इसके कॉलर से निकली हुई होती हैं। देन इसकी टेल आती है। टेल जो है उसके चारों ओर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसकी वजह से टेल के चारों ओर कॉन्ट्रैक्टाइल शीट बनी हुई होती है। टेल की जो लेंथ है दैट इज़ 1000 आर्मस्ट्रांग है। देन टेल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ एक बेसल प्लेट होती है और बेसल प्लेट्स में होती हैं पिन्स। इन पिन की हेल्प से ये किसी भी बैक्टीरिया की बॉडी में अटैच होता है और ड्रिल करता है, होल करता है और होल करके फिर अपने डीएनए को बैक्टीरिया की बॉडी में भेज देता है। सिर्फ जो एक वायरस है उसका डीएनए या आरएनए ही या जेनेटिक मटेरियल ही होस्ट सेल के अंदर जाता है। कभी भी क्या उसका प्रोटीन कोड, जेनेटिक या प्रोटीन कोड जो है वो होस्ट सेल के अंदर नहीं जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी कि हमेशा डीएनए या आरएनए जो भी इसके पास जेनेटिक मटेरियल है वही होस्ट सेल के अंदर जाएगा। तो जो ये T2 बैक्टीरिया T4 बैक्टीरियोफाज है, ऑलमोस्ट सेम इनकी शेप होती है। T2 बैक्टीरियोफाज की यहाँ स्ट्रक्चर है तो इसमें बेसल प्लेट में पिन्स होती हैं जो इसको अटैच करवाती हैं किसी होस्ट सेल से और वहाँ पे होल करने में भी हेल्प करती हैं जिसकी वजह से ये उसके अंदर डीएनए या आरएनए भेज पाता है अपना। देन बेसल प्लेट से टेल फाइबर निकल रहे हैं, इनकी हेल्प से ये लैंड करता है किसी भी होस्ट सेल के ऊपर। क्योंकि ये बैक्टीरियोफाज है तो बैक्टीरिया सेल के ऊपर ये टेल फाइबर की हेल्प से लैंड करता है। तो आपको ये डायग्राम जो है बहुत बार पेपर में ड्रॉ करने की आती है बैक्टीरियोफाज की, T2 या T4 बैक्टीरियोफाज की। तो आपने डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। अगर कोई डाउट हो तो आपने बताना है। सो दिस इज़ अ डिटेल ऑफ द बैक्टीरियोफाज डायग्राम। बैक्टीरियोफाज में जो हेड है वो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी फिसेट्स होती हैं, बहुत सारी इसमें एंगल्स होते हैं। कॉलर है, देन शीट है, देन टेल फाइबर है। अगर आप इसकी थ्योरेटिकली डिटेल देखें तो बैक्टीरियोफाज होता क्या है। बैक्टीरियोफाज वो वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट का काम करता है। यह बैक्टीरिया की बॉडी को यूज़ करता है। ये बैक्टीरिया उसका होस्ट सेल है, बैक्टीरिया का पैरासाइट है। ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ही रिप्रोडक्शन करेगा, उसी से एनर्जी लेगा, उसी से खाना लेगा और उसी की बॉडी को ब्रेक करके मार के फिर जो है वो बाहर आएगा अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना के, उसी के अंदर ये रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद इस बैक्टीरियोफाजेस की शेप और जेनेटिक मटेरियल वेरी करता है। जैसे T2 बैक्टीरियोफाज में हमने पढ़ा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है T2 में, कुछ एक में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। सो ये कुछ एक में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, कुछ एक में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी। तो जेनेटिक मटेरियल वेरी करता है। जो बैक्टीरियोफाज है उसमें डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इनकी जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन कोट है वो आइसोहेड्रल, फिलामेंटस एंड हेड टेल शेप है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसका जो प्रोटीन कोट है, जो हेड के चारों ओर प्रोटीन कोट है वो आइसोहेड्रल
जो टेल के ऊपर प्रोटीन कोर है वो फिलामेंटस, और इसकी शेप जो होती है वो टैडपोल शेप होती है, हेड एंड टेल। जैसे टैडपोल होता है, जो लिजर्ड का लार्वा होता है, उसमें देखा होगा आपने कि हेड होता है उसका और पीछे टेल होती है, तो टैडपोल शेप होती है। स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका हेड जो पॉलीहेड्रल है, बहुत सारे इसके जो है वो एंगल्स हैं। पॉलीहेड्रल हेड कहा जाता है। शॉर्ट इसकी कॉलर होती है और एक हेलिकल टेल होती है। हेड जो है उसके चारों ओर जो प्रोटीन कोट है, जो यहाँ ग्रीन कलर का शो कर रखा है, वो 2000 कैप्सोमेर से बना होता है और इसके अंदर जो डीएनए होता है दैट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। टेल देखें तो टेल अंदर से खाली होती है, होलो कोर होती है, लेकिन इसके चारों ओर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की शीट होती है। ऐसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और जो प्रोटीन की शीट आप देख रहे हो वो रिंग्स की फॉर्म में है। तो ये 24 रिंग्स होती हैं जो इसकी प्रोटीन की शीट बना रही होती हैं टेल की, और टेल बीच में से अंदर में से खाली होती है। जो लास्ट पार्ट होती है टेल की, वहाँ पे बेसल प्लेट होती है, और हर एक प्लेट के एंगल से क्या निकल रही होती हैं, पिंस, जिन पिंस से फिर क्या निकल रहे होते हैं आगे, जो प्लेट है उससे नीचे की तरफ पिंस निकल रही हैं एंगल से, और उन्हीं एंगल से क्या निकल रहे होते हैं साथ में फाइबर्स, जिनको टेल फाइबर कहते हैं। और इन्हीं फाइबर की हेल्प से और प्लेट की हेल्प से जो है ये अपने होस्ट के ऊपर लैंड करता है और साथ में जो है वो उसके साथ अटैच करता है। तो जब ये लैंडिंग करता है तो टेल फाइबर का यूज़ करता है फॉर द रिकॉग्निशन, और जब ये अटैचमेंट करनी हो तो ये बेसल प्लेट के साथ अटैच होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। टेल फाइबर से ये क्या करेगा, दैट इज़ अ लैंडिंग करेगा, उसके ऊपर जो है वो अटैच होगा और सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा और लैंड करेगा, और जो अटैचमेंट होगी, प्रॉपर जो कनेक्शन बैठेगा बैक्टीरियल सेल की बॉडी के साथ, वो बेसल प्लेट के पिन से बैठता है। सो दिस इज़ द डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियोफाज, दैट इज़ अ T2 बैक्टीरियोफाज। तो आपको अगर पेपर में आता है तो आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और साथ में इसकी ये जो डिटेल मैंने शॉर्ट में बताई है, ये डिटेल आपको साथ में लिखनी होती हैं इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरियोफाज लाइफ साइकिल। बैक्टीरियोफाजेज जो हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो दो तरह की लाइफ साइकिल स्पेंड करते हैं बैक्टीरिया के साथ, दैट इज़ अ लाइटिक साइकिल और विरुलेंट साइकिल कहते हैं, और सेकंड इज़ अ लाइसोजेनिक साइकिल और टेम्परेट साइकिल। लाइटिक साइकिल जो है उसमें जो है वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी वायरस जो है बहुत जल्दी इन्फेक्ट करके बैक्टीरिया को तोड़ के बाहर आ जाता है, ब्रेक करके। लाइटिक का मीनिंग होता है ब्रेक। लाइसोजेनिक साइकिल में उसका इन्फेक्शन स्लो होता है, टाइम लगता है बैक्टीरिया को उसको ब्रेक करने में, इतनी जल्दी बैक्टीरिया जो है वो उसको तोड़ के ये बाहर या ब्रेक करके बाहर नहीं आता। तो सबसे पहले लाइटिक साइकिल अगर देखें हम, तो एक बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरियोफाज जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहला जो उसका स्टेप होता है वो आता है एड्जॉर्प्शन। जब भी किसी बैक्टीरियोफाज को किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है तो सबसे पहले उसकी बॉडी पर वो एड्जॉर्ब होगा। एड्जॉर्ब का मीनिंग है वो अपने आप को उसकी बॉडी के साथ अटैच करवाएगा और उसको कहा जाएगा एड्जॉर्प्शन। और जब ये अटैच करवाता है खुद को तो सबसे पहले लैंडिंग किसकी हेल्प से, ये अटैचमेंट किसकी हेल्प से होती है, टिप्स ऑफ टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स की टिप्स पर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये पहचान लेता है कि ये बैक्टीरिया इसका होस्ट बन सकता है या नहीं है, या फिर ये इसका होस्ट है या नहीं है। तो उन टेल फाइबर की हेल्प से ये रिकॉग्निशन करता है कि बिकॉज बैक्टीरिया की सेल वॉल और उसकी कैप्सूल के ऊपर भी स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिनको ये पहचान लेता है और वहाँ पे लैंड करता है। तो दैट इज़ नोन एज अ एड्जॉर्प्शन। फिर आती है पेनिट्रेशन। जैसे ही टेल फाइबर ने उसको पहचान लिया, ये टेल फाइबर के साथ वहाँ पे लैंड कर जाता है और उसके बाद टेल फाइबर को जो है वो बेंड कर देता है बाहर की तरफ, और बेसल प्लेट के साथ जो पिन्स लगी हैं उनकी हेल्प से वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ पूरी तरह अटैच हो जाता है। देन दैट इज़ नोन एज अ अटैचमेंट। और अटैचमेंट के बाद ये क्या करता है कि जो इसकी टेल की कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है उसको बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, बड़ा और छोटा करता है, जिसकी वजह से उस बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर होल हो जाते हैं। होल होते ही ये अपने डीएनए को जो है वो अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो बेसल प्लेट जो लगी हुई है जिसमें जो पिंस हैं वो उसमें होल करने में हेल्प करती हैं, लेकिन उनको पिंस को प्रेस कौन करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, कॉन्ट्रैक्टाइल शीट ऑफ टेल की जो कॉन्ट्रैक्टाइल शीट बनी है प्रोटीन की वो प्रेस करती है, जिससे पिंस होल कर देती हैं और डीएनए होल होने के बाद डीएनए अंदर इंजेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ फाज कंपोनेंट। अब क्या होगा, जैसे वायरस का डीएनए अंदर चला गया बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर, अब वायरस जो है वो डीएनए जो है वो बैक्टीरिया की जो मशीनरी है रिप्रोडक्शन की, या फिर जो बैक्टीरिया अपने डीएनए की कॉपी बनाता है, उस सारी की सारी मशीनरी को यूज़ करना शुरू कर देगा और अपनी कॉपीज़ बनाएगा। क्योंकि सबसे पहले ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए के छोटे छोटे पीसेस कर देगा, तोड़ देगा, जिससे बैक्टीरिया अपने रेप्लिकेशन या अपनी नई कॉपीज़ डीएनए की ना बना पाए। सो जैसे ही ये बैक्टीरिया के डीएनए को
छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेगा, बैक्टीरिया की जो अपनी मशीनरी है अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने की या नया डीएनए बनाने की, वो स्विच ऑफ हो जाएगी और ये उस मशीनरी को यूज़ करना शुरू कर देगा अपनी कॉपीज़ नई डीएनए की बनाने के लिए, जिससे जो उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स थे, जितने भी डीएनए थे, वो बैक्टीरिया के खुद के ख़त्म हो जाएंगे और इसके जो वायरस के जो डीएनए और कुछ एक स्पेसिफिक एंजाइम्स है वो बनना शुरू हो जाएंगे। सो इट यूजेज द मशीनरी, होल मशीनरी ऑफ द बैक्टीरिया बाय डिस्ट्रॉइंग द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद होगा मैच्योरेशन एंड असेंबली। जब वायरस बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज़ करके उसके एंजाइम्स को, उसके कुछ एक स्पेशल डीएनए के कंपोनेंट्स को, जो टूटे टुकड़े हैं उनमें जो उसको ज़रूरत है, उनको यूज़ करके वो अपने प्रोटीन कोड और नए डीएनए की कॉपी बना देगा। क्योंकि आपको पता है कि जो बैक्टीरियोफाज है वो मैक्सिमम कैसे हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उनके अंदर। तो उन्होंने बैक्टीरिया सेल के अंदर अपना जो डीएनए भेजा है उसकी वो बहुत सारी कॉपीज़ बना लेगा। मान लो एक वायरस ने उसके अंदर 100 कॉपीज़ बना ली, तो 100 ही डीएनए की कॉपीज़ बना लेगा, 100 ही वो प्रोटीन कोड भी बना लेगा। उसके बाद जो एक डीएनए है वो एक प्रोटीन के अंदर प्रोटीन कोड के अंदर पैक होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप एक डिब्बे में मान लो एक बॉल रख देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, ऐसे ही एक प्रोटीन कोड के अंदर जो है वो एक डीएनए का मॉलिक्यूल पैक होना शुरू हो जाएगा, जिसको कहेंगे मैच्योरेशन एंड असेंबली। अल्टीमेटली जो है वो मैच्योरेशन और असेंबली होने के बाद उसमें टेल स्ट्रक्चर ऐड होना शुरू हो जाएंगे, उसकी टेल बनना शुरू हो जाएगी। जब वो एक कंप्लीट वायरस बन गया जिसमें उसके हेड जो प्रोटीन कोड से बना हुआ था, जिसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पैक हो चुका है, जिसकी टेल बन चुकी है, ये सब जब वायरस जो है वो एक बैक्टीरिया सेल के अंदर बन के तैयार हो गया है और उसने बैक्टीरिया को इतना वीक कर दिया उसकी मशीनरी को यूज़ करके कि बैक्टीरिया अब सर्वाइव नहीं कर पाता है और कॉपीज़ वायरस की वो सस्टेन या नहीं बनाने के कैपेबल बचा है, तो वो उस बैक्टीरिया सेल को ब्रेक करेगा, तोड़ देगा, कुछ एक स्पेशल केमिकल्स रिलीज़ करके, और जो बहुत सारे वायरस जो 100 कॉपीज़ मान लो उसने बनाई है, वो सारे की सारी 100 कॉपी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि फाज जो है अपने एंजाइम की हेल्प से बैक्टीरिया की सेल वॉल को वीक कर चुका होगा। तो इस तरह से वो बैक्टीरिया सेल को तोड़ के जो वो बाहर आ जाएगा। दिस इज़ द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज, क्योंकि बैक्टीरिया सेल को तोड़ दिया जाता है अल्टीमेटली। तो एक वायरस ने लगभग 100 कॉपीज़ बनाई और एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक वायरस एंटर हुआ था और बाहर जो है वो 100 वायरस निकले। सो सी द मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ द वायरस, कितना फास्ट मल्टीप्लिकेशन ये करते हैं। नेक्स्ट है लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या करता है, जो वायरस है वो वैसे ही लैंड किया, वैसे ही उसने बेसल प्लेट से होल किया, उसके बाद अपने डीएनए को अंदर भेजा, लेकिन जब डीएनए अंदर आया तो उसने बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं ब्रेक किया, वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ खुद को, अपने डीएनए को अटैच करवा देता है। जो वायरस का डीएनए अंदर आया और जो बैक्टीरिया का डीएनए, सेल का डीएनए पहले से वहाँ था, वो दोनों अटैच हो जाते हैं और जब उन दोनों की अटैच इंटीग्रेशन हो जाती है तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रोफाज। फिर प्रोफाज जो है वो बैक्टीरिया के थोड़े टाइम के लिए, जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया बाइंडर फ्यूजन कर रहा है, तो वह बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ही जो है वो मल्टीप्लाई करता रहता है। देन नेक्स्ट वो कुछ टाइम के बाद जब वो उसके अंदर एक्लिमेटाइज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है उसका वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, तो वो फिर से लाइटिक साइकिल शुरू कर देता है। वो उस प्रोफाज से अलग हो जाता है, फिर वो उसके डीएनए के छोटे छोटे पीसेस कर देता है, डीएनए की उसकी बैक्टीरिया की सारी मशीनरी यूज़ करता है, अपने नए वायरस बनाता है और कंप्लीट वायरसेस बनाता है। उसके बाद उसको तोड़ के, जो वो लास्ट में तोड़ के उसको बाहर आ जाता है। तो ये थोड़ी साइकिल जो है, इसमें वायरस जो है वो थोड़ा टाइम लगाता है बाहर आने में, क्योंकि वो पहले बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन रेट है उसी के साथ खुद की मल्टीप्लिकेशन कर रहा था। सो द बैक्टीरिया कैरिंग अ प्रोफाज विदाउट बीइंग लाइज्ड, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर फाज के बैक्टीरिया प्रेजेंट, फाज का डीएनए प्रेजेंट है, जिसके डीएनए के साथ वायरस का डीएनए अटैच है, लेकिन अभी भी वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ऐसे बैक्टीरिया को लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है। लेकिन ये नॉर्मल बैक्टीरिया ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा, बाद में वो वायरस कुछ टाइम के बाद लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उसको तोड़ के फिर बाहर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है जो डिजीज़ कॉज करता है वायरसेस, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द वायरस कॉज डिजीज़ लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा एट्सेट्रा इन द एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इसके अलावा एक डिजीज़ है दैट इज़ एड्स। ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत सारे जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आपने। एड्स वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो खुद ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है और इसकी डिटेल्स भी लिखनी है। ये यहाँ मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आपको एक चैप्टर आएगा नेक्स्ट, वहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे, एड्स वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे वहाँ पे। देन नेक्स्ट है
प्लांट्स में जो सिम्टम्स हैं दैट इज़ अ मोजाइक फॉर्मिंग, लीफ रोलिंग, लीफ मुड़ जाते हैं, वेन्स जो है वो येलोइंग हो जाती है, डवार्फ रह जाती है उसकी ग्रोथ प्लांट की, या स्टंट ग्रोथ कम रह जाती है. तो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज इन द प्लांट्स. सो अब हमने एड्स वायरस के बारे में थोड़ा सा किया कि एड्स वायरस जो है वो दैट इज़ अ कॉज एड्स डिजीज़ इन द ह्यूमन. सो एड्स वायरस जो हैं उससे रिलेटेड एक टर्म है रेट्रोवायरसेस. So AIDS is also a retroviruses, and there are some other retroviruses in the world which causing many diseases in the human as well as in the animals. Retroviruses वो हैं जिनके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जो रेट्रोवायरसेस हैं जब उनको मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, फिर डीएनए से आगे प्रोटीन बना के एंजाइम बना के जो हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, क्योंकि आरएनए से डायरेक्ट एंजाइम्स नहीं बना सकते. सो ऐसे वायरसेस जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और जो फिर जब इन्फेक्शन करना होता है उनको या किसी को बीमार करना होता है तो वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं और डीएनए से फिर आरएनए और फिर एंजाइम बनते हैं. तो उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और उनके अंदर वो स्पेशल एंजाइम्स होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. तो दैट्स वाई दीज एंजाइम्स आर नोन एज अ रेट्रोवायरसेस. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, दैट्स वाई देयर नेम इज़ रेट्रोवायरसेस. तो रेट्रोवायरसेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कुछ एक इंट्रोडक्शन थी इसके बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है विरोइड्स. 1971 में जो टीओ डिनर था उसने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया जो सिर्फ एक जेनेटिक मटीरियल ही था जिसके चारों ओर प्रोटीन कोड नहीं था. और वो डिजीज़ कौन सी कॉज कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. पोटैटो में ये डिजीज़ होती है और उसने बोला कि ये वायरस से भी छोटा है और ये इन्फेक्शन किसकी हेल्प से कॉज कर रहा है? सिर्फ फ्री डीएनए की हेल्प से. तो ऐसे एंटिटीज़ या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ जिनके पास सिर्फ आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन कोड जिनके चारों ओर नहीं है और उसी आरएनए से वो बीमारी कॉज कर रहे हैं, दैट आर नोन एज अ विरोइड्स. उनको वायरसेस नहीं कह के हम विरोइड कहेंगे क्योंकि ये वायरस से भी छोटे हैं. वायरस में तो दो चीज़ें होती हैं, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड, लेकिन इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और वो भी कैसा? आरएनए. सो आरएनए जो है जब वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है अकेला ही तो उनको विरोइड कहा जाएगा और इनका आरएनए बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट का होता है. नेक्स्ट जो है जिनको ऑर्गेनिज्म को जिनको करेक्ट प्लेस अभी तक किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं मिला है, दैट आर लाइकन. लाइकन आर नॉट वायरसेस, ये वायरस नहीं है. सो लाइकन एक अलग ऑर्गेनिज्म है, इनकी डिटेल हमने पहले भी थोड़ी सी फंगस के या किंगडम फंजाई में पढ़ी थी. लाइकन जो है वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एल्गे और फंजाई दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिश रिलेशनशिप में रहते हैं. एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट कहा जाता है और फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट कहा जाता है. एल्गल पार्टनर जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना बनाता है, और जो माइकोबायोन्ट है फंगल पार्टनर है वो हेटेरोट्रॉफिक है. एल्गल पार्टनर जो है वो खाना बना के देता है, फंगल पार्टनर जो है वो एल्गे को शेल्टर और कुछ एक मिनरल एब्जॉर्ब करवा के प्रोवाइड करवाता है. तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. फंजाई अपना खाना नहीं बना सकता क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक है तो वो एल्गे से ले लेता है. एल्गे जो है वो उसके पास अपना घर नहीं है, उसको एक प्रॉपर वो शेल्टर नहीं है, तो वो शेल्टर और कुछ एक मिनरल जो उसको ग्रोथ के लिए चाहिए वो फंगल से ले लेता है. तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिश रिलेशनशिप में रहते हैं. सो दैट एसोसिएशन इज नोन एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ लाइकन्स. लाइकन्स एक बहुत अच्छे वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर हैं क्योंकि जहाँ पे पोल्यूशन होता है वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं. दीज आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर. सो इस टॉपिक में हमने वायरस के बारे में पढ़ा, कुछ एक लाइकन के बारे में पढ़ा. अब जो रिसेंटली वायरस हमारे इस पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर रहा है उसकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ लेते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके सिलेबस में ये चीज़ भी ऐड कर दी जाए. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ कि जो आजकल वायरस हम सबको इन्फेक्ट कर रहा है जो बहुत ही इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी उसका इन्फेक्शन फैलता है, और वो है कोविड-19. कोविड-19 जो है वो उसका जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन जब वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है, माइल्ड कई बार कुछ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है वो अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं, और जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होगी उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसका इन्फेक्शन अपने आप भी ठीक हो सकता है. कॉमन सिम्टम्स क्या है? फीवर होता है, ड्राई कफ होती है, तो ये सिम्टम आपने ध्यान में रखनी है. फीवर आएगा, ड्राई कफ होगी, थकावट महसूस होगी, टायर्डनेस. कुछ एक दूसरे सिम्टम्स क्या हैं इसके जो लेस कॉमन है? कॉमन सिम्टम्स ये तीन ही हैं. जो लेस कॉमन सिम्टम है, दर्द, पूरी बॉडी में पेन शुरू हो जाएगी, जो जॉइंट्स है वो पेन करेंगे, गले में खराश होगी, डायरिया हो सकता है, आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है, हेडेक,
टेस्ट, जीभ से टेस्ट का या स्मेल जो नाक से हम ले रहे हैं वो हमें पता नहीं चलेगा। उसके बाद स्किन के ऊपर रैशेज़ हो जाते हैं। और सीरियस सिम्टम्स क्या हैं इसके, ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्ट होती है, ब्रीथ छोटी हो जाती है, प्रॉपर जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन फील होती है, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, चलना फिरना या फिर बोलने में दिक्कत होती है। कई बार जो है वो जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन अगर हम ले लें तो सीरियस सिम्टम्स वाले ऑर्गेनिज्म को बचाया जा सकता है। अदरवाइज सीरियस सिम्टम्स जिसमें हैं उसमें डेथ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जिसमें माइल्ड या फिर लेस कॉमन सिम्टम्स है उन सिम्टम्स वाले लोगों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर एवरेज देखें तो 5 to 6 डेज़ जो हैं वो इन्फेक्शन साइकिल है इसकी, लेकिन ये जो है वो 14 डेज़ तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड रह सकता है। वैसे तो जैसे कॉमन कोल्ड होता है, जैसे हमें सिंपल कोल्ड होता है उसकी 5 to 6 डेज़ लाइफ साइकिल रहती है, वैसे ही इसके है, लेकिन लंबे टाइम तक भी इसकी लाइफ साइकिल रह रही है, दैट इज़ 14 डेज़। इसलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, होम लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन आगे से आगे ना फैलाए। इन्फेक्शन फैलता कैसे है इसका, इन्फेक्शन जो है वो इसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो फैलता है, किसी चीज़ को टच करने से, किसी के फोमाइट्स या किसी के जो अटेंसिल्स हैं, किसी की जो डेली रूटीन की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उनको यूज़ करने से, तो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। उसके बाद है कोरोना वायरस जो है वो कैसा वायरस है, इट इज़ अ आरएनए वायरस। आरएनए वायरस है और मोस्टली डिजीज़ किस में कॉज करता है, मैमल्स एंड बर्ड्स में। आरएनए वायरस का मीनिंग है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और इसके जो होस्ट हैं दैट इज़ अ मैमल्स एंड बर्ड्स, उनके अंदर ये डिजीज़ कॉज करता है। ह्यूमन की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इसलिए रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। द नेक्स्ट है इसके जैसे जो और लिथल वेराइटीज़ हैं, सार्स वायरस है, सिमिलरली MERS वायरस है, ये इसी के जैसे वायरस हैं जो इस तरह की सिम्टम्स कॉज करते हैं। अभी तक इनके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन देखें तो अल्फ़ा कोरोना वायरस है ये, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस, ये इसके जो है वो डिफरेंट जो हैं वो इन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट वायरसेस। उसके बाद हैं जो कोरोना वायरस है दैट इज़ अ कोरोना विरिने, इसकी फैमिली है, इस सब और इसकी सब फैमिली जो वो ऑर्थो कोरोनाविने है। देन ऑर्डर इसका नाइडोविरलिस है, रिलम इसका राइबोविरिया है, और ये एनवेल्ड वायरस हैं, इनके चारों ओर जो है वो प्रोटीन का कोट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। देन दे आर रैप्ड इन द आइसोहेड्रल प्रोटीन शेल, इनकी अपनी प्रोटीन शेल होती है। जीनोमिक का जीनोम या आरएनए जो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है उसका साइज़ अगर देखें तो 26 to 32 किलो बेस है, इतने इसमें जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड हैं, 26 to 32 किलो बेसिस के न्यूक्लिक एसिड हैं। ये लार्जेस्ट अमंग द आरएनए वायरस, जितने भी आरएनए वायरस हैं उसमें सबसे बड़ा इनका जेनेटिक मटेरियल का साइज़ है। जो इनकी स्पाइक्स देखिए, जो इसके प्रोटीन कोट के चारों ओर स्पाइक्स होती है वो क्लब शेप होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं कि गोल है बिल्कुल ये, और इसकी स्पाइक्स निकली हुई हैं, और स्पाइक्स के आगे जो है वो फ्लैट डिस्क हैं, तो इनको क्लब शेप स्पाइक्स कहा जाता है। और नेक्स्ट है इनकी इस शेप की वजह से इनको सोलर कोरोना भी कहा जाता है, जैसे इनकी शेप बनती है दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ सोलर कोरोना। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में है कि ये आरएनए वायरस है, प्रोटीन कोट होता है, कितना बड़ा इसका आरएनए है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये आपको एक डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने वायरस का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें टच की हैं हमने। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इनको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो आपको आसानी से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो फॉर यू जिसमें हम ये क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।